गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे क्लास 8 मैथ्स के रिगार्डिंग चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटी के बारे में। इससे प्रीवियस पार्ट के अंदर हमने 8.2 एक्सरसाइज के कुछ सम किए थे, 7 तक सम कर लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा गया है। द प्राइस ऑफ ए टीवी, एक टीवी का प्राइस बताया गया है ₹13,000, 13,000 रुपए एक टीवी का प्राइस बताया गया है। द सेल टैक्स इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब वो बोल रहा है कि उस टीवी के प्राइस के ऊपर कितना टैक्स लगेगा, 12% के हिसाब से। देन फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल बी हैव टू पे इफ ही बाय इट। कोई विनोद नाम का लड़का है या जो भी है पर्सन है, वो उस टीवी को खरीदने जाता है तो उसे कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, ये क्वेश्चन में पूछा। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट ने क्या बोला कि जो टीवी का प्राइस है वो सर वो कितना है, 13,000 रुपए। 12% के उसके हिसाब से क्या लग रहा है, उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो बताइए उसको विनोद को कितने रुपए देने पड़ेंगे। अभी दुकानदार ने बिल बनाएगा, बिल्कुल बनाएगा सर। दुकानदार अगर बिल बनाता है तो उसमें क्या ऐड करता है, कॉस्ट ऑफ आइटम। कॉस्ट ऑफ आइटम की आइटम जो है या जो भी टीवी है, फ्रिज है, जो भी है वो कितने रुपए है, प्लस इसके अंदर इसका टैक्स, जीएसटी लगा दीजिए। कौन से टाइप का भी टैक्स लगा दीजिए, टैक्स तो इंक्लूड करेगा बिल्कुल। तो बिल अमाउंट तो तभी बनेगी, बिल की अमाउंट कब बनेगी, जब कॉस्ट ऑफ आइटम होगी और टैक्स होगा। तो क्या हमारे पास कॉस्ट ऑफ आइटम दी गई है, बिल्कुल। प्राइस जो कॉस्ट आइटम है, जो टीवी है उसकी कॉस्ट दी गई है, 12% उसके ऊपर टैक्स लग रहा है। तो अमाउंट बतानी है तो बिल अमाउंट हम बता सकते हैं इस फॉर्मूले से, ठीक है। तो हम देखिए कैसे सोल्व करेंगे। प्राइस ऑफ अमाउंट या फिर क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ आइटम, जो भी आपको कॉस्ट ऑफ टीवी इज इक्वल टू कितने रुपए हैं, 13,000। देन सेल टैक्स, टैक्स कितना, सेल टैक्स, सेल टैक्स के बारे में दिया गया तो सेल टैक्स कितनी थी, सेल टैक्स कितना लग रहा है, 12%। अब टैक्स हमेशा किस पे लिखेगा, जो वैल्यू हम खरीदने, कॉस्ट ऑफ आइटम पे लगता होता है। कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है, 13,000। तो ये 12% जो टैक्स है वो किस पे लगेगा, 13,000। तो हम क्या लिखेंगे, अमाउंट, बिल अमाउंट लिख लीजिए या फिर जो भी है कि विनोद विल हैव टू पे अमाउंट या बिल अमाउंट लिखिए, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टीवी, टीवी की कॉस्ट होगी बिल के अंदर, प्लस सेल टैक्स, टैक्स कितना है वो है। तो टीवी की कॉस्ट कितनी है सर, 13,000 रुपए, और टैक्स कितना है सर, 12%। 12% ऑफ किसका, किस पे है 12%, 13,000 रुपए पर कॉस्ट ऑफ टीवी, ठीक है। तो सोल्व करेंगे क्या आएगा, 13,000 रुपए तो अलग हो गया सर, टैक्स अलग आएगा क्योंकि जो वैल्यू है उससे तो 12% ज्यादा ही लगेगा। 12% ज्यादा लगने पर ये वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। कहने का मतलब जो अमाउंट आएगी वो टैक्स लगने के बाद बढ़ जाएगी, 13,000। 12% परसेंटेज हटाया तो डिवाइडेड 100 ऑफ कॉस्ट कितनी है, 13,000 रुपए। इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 13,000 तो ये है 0, 12 3 36, ठीक है जी। 12 बन जाए 12, 12 और 3 कितना हो गया, तो 1,560 रुपए उसको किस रूप में देने पड़ेंगे, टैक्स के रूप में देने पड़ेंगे। तो अब टोटल अमाउंट कितनी हो जाएगी, 14,560 रुपीज। बिल की अमाउंट कितनी होगी, 14,550, 14,560 रुपीज। तो विनोद को कितने रुपए पे करने पड़ेंगे, हम लास्ट में क्या लिखेंगे, लास्ट में हमें लिखना पड़ेगा द अमाउंट दैट, the amount that Vinod will have to pay। विनोद को कितनी अमाउंट पे करनी पड़ेगी, 14,560 रुपए देने पड़ेंगे उस टीवी को अगर वो खरीदे। तो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट सम में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, 8.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 9 में क्या था कि अरुण अरुण bought a pair of cats। अरुण ने पेयर ऑफ कैट्स खरीदे, जिसपे हम
स्लाइड्स करते हैं यार जो। तो एक पेयर ऑफ स्कर्ट्स खरीदे एट ए सेल, एक सेल के अंदर से, वेयर वेयर दी डिस्काउंट गिवन बात, जहां पर उसको सेल दिखी, तो सेल के अंदर उस पर क्या दिखाया गया, तो डिस्काउंट बताया गया कि 20% का डिस्काउंट है उस सेल में से उसने पेयर ऑफ स्कर्ट्स। इफ द अमाउंट ही पे, अगर वो कितनी अमाउंट पे करता है 1600 रुपीज की, मतलब 1600 रुपए अगर अमाउंट पे करता है, देन फाइंड द मार्क प्राइस, तो बताइए बिना डिस्काउंट के उसके ऊपर एमआरपी कितना था, मतलब उसके ऊपर जो टैग लगा होता है एमआरपी का, एमआरपी कितने रुपए था, एमआरपी फाइंड आउट। एमआरपी जो डिस्काउंट होता है वो हमेशा एमआरपी भी होता है, अब एमआरपी हमें पता ही नहीं है, तो एमआरपी नहीं पता है तो हम एमआरपी को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने फॉर्मूला पढ़ा था सर, क्या कि डिस्काउंट कैसे निकलता है, एमआरपी माइनस सेलिंग प्राइस। इसमें ना तो मेरे पास एमआरपी ना ही मेरे पास सेलिंग प्राइस है, तो उसने खरीदे कितने के हैं, या दुकानदार ने उसको बेचे कितने के हैं, उसने कितने रुपए दिए हैं दुकानदार को, तो 1600 रुपए। क्या इससे मैं डिस्काउंट निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता। एक फॉर्मूला ये पढ़ा था किसका, डिस्काउंट परसेंटेज का, डिस्काउंट डिवाइड बाय में एमआरपी मल्टीप्लाई में 100। ठीक है, तो यहां से इन दोनों में से कौन सा फार्मूला अप्लाई करें, एक्चुअल में तो दोनों अप्लाई करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास डिस्काउंट किसमें दिया हुआ है, पहले परसेंटेज। अगर डिस्काउंट परसेंटेज में दिया हुआ है, एमआरपी नहीं दिया गया, एमआरपी को लेट करते हैं तो डिस्काउंट फाइंड आउट करेंगे, डिस्काउंट फाइंड आउट हो जाएगा, एसपी भी है, डिस्काउंट भी है, एमआरपी भी आ जाएगा। देखिए कैसे करोगे, सबसे पहले आपने कहा कि डिस्काउंट पता करने के लिए मुझे एमआरपी चाहिए, तो लेट एमआरपी ऑन ए पेयर ऑफ इनके ऊपर एमआरपी कितना है, लेट एमआरपी ऑन द पेयर ऑफ एक्स। मुझे नहीं पता कितने रुपीज है, मैंने लेट कर लिया कितने रुपीज है, एक्स रुपीज। अगर एक्स रुपीज उनके ऊपर एमआरपी बताया गया, क्या डिस्काउंट दिया गया है, बिल्कुल। डिस्काउंट कितनी है, परसेंटेज के अंदर है सर डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट की वैल्यू कितनी है 20 या 20, डिस्काउंट कितना किया है 20%, ये लिखो जो भी आप। अब इफ द अमाउंट ही पे, अब अमाउंट क्या कर रहा है, पे। अगर को बोलेगी अरुण ने जो अमाउंट पे किया वो कितने रुपए हैं, 1600, क्या लिखेंगे, अरुण पे अमाउंट। अरुण दुकानदार को दे रहा है, दुकानदार को देगा तो उसके बदले कोई ना कोई चीज तो खरीदेगा वो, तो वो क्या हो गया, उसका सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस कितने का आ गया, 1600। ये तीन बातें हमें स्टेटमेंट में दी। अगर मैं देखता हूं कि अगर डिस्काउंट परसेंटेज के अंदर, तो सर कहोगे कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अगर परसेंटेज के अंदर दिया होता है तो डिस्काउंट डिवाइड बाय में एमआरपी मल्टीप्लाई में 100, ये होता है सर, बिल्कुल। डिस्काउंट परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है, यही फार्मूला होता है डिस्काउंट। अब यहाँ से डिस्काउंट कितना है मेरे पास, परसेंटेज के अंदर 20 है, 20% है, तो 20 लिखे। डिस्काउंट मुझे नहीं पता एक्चुअल में कितने रुपए का डिस्काउंट है, 20 रुपए का, 50 रुपए का, 60 रुपए का, ये डिस्काउंट परसेंटेज में है, वैल्यू के अंदर नहीं है। एमआरपी कितना है, एमआरपी एक्स रुपीज, तो यहाँ से मैंने डिस्काउंट की वैल्यू निकाल लेनी है सर। एक्स क्या है, डिवाइड के अंदर इस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगी, मल्टीप्लाई में, तो 20x हो गया सर। 100 क्या है, मल्टीप्लाई में, तो इस साइड जाएगा तो किसमें आ जाएगा, ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाती है सर, डिस्काउंट की वैल्यू। कितने रुपए का डिस्काउंट मिलेगा, एक्चुअल में तो वैल्यू नहीं आई है, 20 बाई में 100 मल्टीप्लाई में एक्स। आप इसको कैंसिल भी कर सकते हो, नहीं भी करते तो भी। क्या डिस्काउंट आ गया सर। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि डिस्काउंट जो होता है वो कब निकलता है, जब एमआरपी में से सेलिंग प्राइस को क्या कर देंगे, माइनस। क्या डिस्काउंट की वैल्यू आई, 20 डिवाइड बाय में 100 मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू एमआरपी कितना है एक्स माइनस सेलिंग प्राइस कितना है सर 1600 रुपए। यही चीजें दी है क्या। अब ये टर्म जो है नेगेटिव है, उस साइड जाएगी तो किसमें हो जाएगी, पॉजिटिव में। एक्स एक्स को एक साथ कर लीजिए जैसे भी आपका मन करे। तो हमने क्या लिखा, एक्स माइनस का 20 डिवाइड बाय में 100, ये भी वेरिएबल एक्स के अंदर, ये भी वेरिएबल एक्स के अंदर है, तो दोनों को एक साइड कर लिया। ये प्लस की थी आगे तो माइनस का हो गया, और ये माइनस का तो जाएगा तो किसमें हो जाएगा, जो भी आपका मन करे।
अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो 1 इसके डिनोमिनेटर पे भी क्या है 1। जब भी फ्रैक्शन के अंदर आ जाता है तो एलसीएम लेना पड़ता है। 1 और 100 का एलसीएम कितना आ गया 100, तो 100 इस साइड मल्टीप्लाई में जाएगा तो कितना हो गया 100x माइनस का, अब यहाँ पर भी 100 है यहाँ पर भी, न्यूमरेटर की टर्म सेम आ जाएगी 1600। अब ये क्या है 100 मल्टीप्लाई के डिवाइड के अंदर है तो किसमें आ जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर, इक्वल में 100x में से 20x, क्या दोनों के वेरिएबल सेम है तो सब्ट्रैक्शन कर सकता हूं। ठीक है, x की वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई से किसमें आ जाएगा डिवाइड के अंदर। ठीक है, 0 से 0 8 बन जाए 8, 8 2 जा 60, 20 आ गया, 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 2000। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा कि जो मैंने x सेलेक्ट किया था, x क्या था एमआरपी ऑफ पेयर ऑफ कैट्स का, एमआरपी कितना आ गया सर, एमआरपी मेरे पास कितना हो जाता है, एमआरपी ऑफ पेयर ऑफ कैट्स कितना हो गया 2000। ये इस क्वेश्चन का अपडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया है 8.2 एक्सरसाइज 8.2 और क्वेश्चन नंबर 10 बताया गया है। क्या लिखा गया कि आई परचेज ए हेयर ड्रायर, मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 4 रुपीज 5400 5400 रुपए का मैंने एक हेयर ड्रायर परचेज किया, इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट का मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, मतलब एक टैक्स का ही टाइप है, मतलब 8% टैक्स लगा के मैंने इतने रुपए का क्या खरीदा एक हेयर ड्रायर, मतलब इंक्लूड का बोला कि इसके अंदर 8% टैक्स लगा हुआ है पहले से। तो बिल की अमाउंट मेरे पास कितनी है 54, क्योंकि बिल अमाउंट हम पढ़ते हैं, बिल कब बनता है जब सर कॉस्ट ऑफ आइटम होगी। ठीक है, आइटम कोई भी आइटम है, हेयर ड्रायर की बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर होगी और उसके अंदर क्या होगा टैक्स होगा। इन दोनों को मिला के मुझे कितने रुपए का पड़ा है 5400 रुपए, मतलब बिल की अमाउंट कितनी बनाई हुई है 5400 रुपए, इंक्लूडिंग वैट लिखा हुआ है, इंक्लूडिंग वैट। तो फाइंड द प्राइस बिफोर द वैट वाज एडेड, हमें वो प्राइस फाइंड आउट करना है जिसके अंदर, जिससे बिफोर वैट वाज एडेड, वैट टैक्स को इंक्लूड नहीं किया गया, उससे पहले का प्राइस क्या है। कहने का मतलब उससे पहले का प्राइस, जब टैक्स नहीं ऐड करेंगे तो क्या बना होगा कॉस्ट ऑफ आइटम ही निकालिए सर। तो जो स्टार्टिंग की कॉस्ट है वो क्या होगी उस आइटम की या उस हेयर ड्रायर, ये हमें बता। तो क्या बिल अमाउंट है मेरे पास, बिल्कुल। कॉस्ट ऑफ आइटम, कॉस्ट ऑफ आइटम के बारे में कुछ नहीं बताया, टैक्स उसने बताया कि 8%, तो इसी चीज का यूज करते हैं। ऐसा ही सेम एग्जांपल था लास्ट एग्जांपल जो हमने बात की थी वैट के रिगार्डिंग, वैल्यू एडेड टैक्स। आपको इतना ही समझना है कि टैक्स के बारे में एक टाइप का टैक्स होता है वैल्यू एडेड टैक्स। ठीक है, देखिए क्या लिखेंगे, a hair dryer purchased for a hair dryer purchased for कितने रुपीज का 5400 रुपीज। ओके, अब हम जो भी बात करते हैं कि बिल अमाउंट, या आप लिख लीजिए कोई वैट, वैल्यू एडेड टैक्स कितना है मेरे पास 8%। अब 8% टैक्स किस पे लगा होगा सर, इस पे तो लगने से रहा, जो कॉस्ट ऑफ आइटम है, क्या कॉस्ट ऑफ आइटम है नहीं, तो कॉस्ट ऑफ आइटम के बारे में पता होना चाहिए, तभी हम उसके ऊपर टैक्स अप्लाई करेंगे। टैक्स अप्लाई करने के बाद में फिर ही तो क्या बनेगा बिल। तो हमारे पास सबसे पहले क्या जरूरी होनी चाहिए कॉस्ट ऑफ आइटम, तो कॉस्ट ऑफ आइटम नहीं दी गई, तो लेट कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर की कॉस्ट क्या है बिफोर वैट, बिना वैट के, वैट लिखो या फिर सीधा ही लेट कर लीजिए, कॉस्ट ऑफ बिफोर वैट लिख लीजिए, क्योंकि वैट बिना वैट के उसकी कॉस्ट कितनी है वो हमें फाइंड आउट करना है, उसी को लेट करना है। कितने रुपए हैं एक्स रुपीज है मेरे पास, एक्स रुपीज है, एक्स रुपीज मेरे पास ये कॉस्ट दी गई है। तो देखिए आप लिखोगे कि बिल अमाउंट, बिल कैसे बनता होता है कॉस्ट ऑफ आइटम या कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर प्लस में वैल्यू एडेड टैक्स, इन दोनों बातों को मिलाकर हमारे पास बिल।
तो बिल में मैंने कितने रुपए दिए, टोटल बिल मेरे पास कितने का रुपए, 5400 रुपए का बिल। तो मैंने क्योंकि परचेज ही कर लिया है और उसने बिल के अंदर कितने रुपए लिखे हुए, 5400 रुपए। तो कॉस्ट ऑफ आइटम कितनी है सर, एक्स रुपीज। टैक्स कितना है, टैक्स बोला 8%, 8% ऑन या 8% ऑफ किसका, कॉस्ट ऑफ हेयर, कॉस्ट ऑफ हेयर। जो स्टार्टिंग की कॉस्ट होती है उसी के ऊपर टैक्स लगेगा। टैक्स 8% हटाऊंगा तो 100, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई, कॉस्ट कितनी है मेरे पास, कॉस्ट सर एक्स की रुपीज, एक्स के ऊपर लगेगा, ठीक है। 2400। अब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए इसको x के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x प्लस 8x डिवाइड बाय में, इसके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, ठीक। अब कैसे सोल्व करेंगे, इस साइड सोल्व कर लीजिए। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा क्योंकि फ्रैक्शन के अंदर है टर्म, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 और 100 का एलसीएम 100 आ गया सर। 100 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100x हो गया सर, प्लस 1 इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x हो गया सर। 100x और 8x कितना हो गया, 108x हो गया सर। ठीक, तो ये था मेरे पास। अब हमें x की वैल्यू ही निकालनी है सिर्फ, ये पूरी टर्म क्या है सर, मल्टीप्लाई में चली जाएगी, 100 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चला गया सर, तो 108 किस में आ जाएगा, डिवाइड। कहने का मतलब टर्म क्या होगी, रेसिप्रोकल। कट करेंगे इसको, कर दीजिए, 6 पे दोनों कट हो जाएंगे, 6 9 जा 6 1 जा 6, 4 रह गया, 6 8 पे, अब 9 के टेबल पे पूरा कैंसिल हो रहा है, 9 1 जा 9, 9 2 जाए 8 से 100, 8 से ये 100 कैंसिल हो गया 50। तो कहने का मतलब क्या आ गया, x इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 50, तो 500 रुपीज का x क्या था, कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट। तो बिना वैट के, बिना टैक्स के जो हेयर ड्रायर की कॉस्ट है वो कितने रुपए आ जाएगी, 5000 रुपए, 5000। तो क्या लिखेंगे लास्ट के अंदर आंसर, द प्राइस ऑफ, द प्राइस बिफोर, द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वेट, बिना वेट के उस हेयर ड्रायर का प्राइस कितना हो गया, 5000 रुपए, 5000। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का क्या बनेगा, गॉट इट। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 8.2। इसके अंदर किसी भी स्टूडेंट्स को अगर कोई भी सम की स्टेटमेंट समझने में प्रॉब्लम है या उसके सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स में राइट करें, गॉट इट।